कैलकुलस, ठीक है। तो कैलकुलस बेसिकली इस्तेमाल कहाँ आती है, पहले ये जानना जरूरी है कैलकुलस यूज कहाँ आती है। तुम लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे कोविड के टाइम पर सब लोग कह रहे हैं कि पीक जो है कोविड की वो आएगी 15 या फिर 20 में तक। तो ये सब जो प्रिडिक्शंस हैं ये कैसे होती हैं, जैसे तुमने वो देखे होंगे स्टॉक्स में जो लोग पैसा लगाते हैं उन लोगों को पता होता है कि हाँ कब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, कब स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, कब मार्केट के अंदर पैसा डालना फायदेमंद है और कब मार्केट से पैसे निकालने फायदेमंद है। तो इन सब के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स काम आती है ग्राफ्स की, मतलब कि किस टाइम पर किसी कंपनी के रेट एकदम हाई जाएंगे और किस टाइम पर कंपनी के रेट लो जाएंगे, अगेन कब हाई जाएंगे। तो ये सब जो प्रिडिक्शन है, जो ग्राफ से हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, तो ये सब कैलकुलस की मदद से ही होता है। या फिर तुम लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला याद करा होगा सर्कल का एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर, सबने याद करा होगा। क्या किसी को इसके पीछे का डेरिवेशन मालूम है कि ये एरिया जो है सर्कल का वो निकालना कैसे? और अगर तुम्हारे पास सर्कल है तो जब तो तुम एरिया निकाल सकते हो, लेकिन अगर सर्कल जो है वो तुम्हारा थोड़ा सा चेंज हो जाए, मतलब कि उसकी शेप, मान लो तुम्हारे को एक तालाब का एरिया निकालना है, अब उसकी शेप परफेक्टली सर्कल नहीं है, उसकी शेप कुछ इस तरीके से है, तो तुम इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो ये सब आता है अंडर द कैलकुलस। तो कैलकुलस हमारे को इन सब फील्ड के अंदर मदद करती है। और भी कई चीजें होती हैं, जैसे 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 अगर हम लोग सिंपली बात करें कि हाँ कि हमारे पास एक वो है हॉट एयर बलून है, ये हॉट एयर बलून है स्टार्टिंग में, और हमने इसको जब उड़ाना शुरू करा, मतलब कि इसके अंदर गैस भरनी शुरू करी, तो ये एक्सपेंड होता है, फूलता है। तो हम लोग कितनी गैस भरेंगे और ये कितनी जल्दी फूलता जाएगा, अपना एरिया कितनी तेजी में बढ़ाएगा, तो ये भी सारा का सारा कैलकुलस का पार्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज। सही है ना, बच्चों ने पढ़ा होगा ना वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज, सो वो सब कुछ कैलकुलस का पार्ट है, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन जो तुमने देखा होगा कि यहाँ एक अगर तुम लोग किसी चीज को फेंकते हो, जैसे यहाँ से तुमने कोई भी चीज फेंकी तो वो कितने एंगल से तुम लोगों को फेंकनी पड़ेगी कि वो टारगेट को हिट करे, ठीक है। तो पत्थर मारो एकदम बढ़िया करके उसके ऊपर, पतंग के मांझे पे डाल दो तुम लोग वो अपना लंगर जो होता है, तो वो तुम लोग किस एंगल पे डालोगे कि वो बिल्कुल ही परफेक्टली उस पतंग को लेकर आए। तो वो सब जो प्रिडिक्शंस है, वो सब जो ग्राफिकल या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन है बेसिकली, वो सब कैलकुलस का पार्ट है, कैलकुलस से ही आता है। सही है, तो इतनी बात समझ में आ गई। कैलकुलस हमारी इस्तेमाल कहाँ होती है? हमारी 12th क्लास के अंदर कैलकुलस के अंदर 5 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर नंबर 5, मतलब कि 5th चैप्टर से तुम्हारी कैलकुलस स्टार्ट हो जाती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और 5th चैप्टर के अंदर है कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। सही है ना, डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। और देन उसके बाद जो तुम्हारे पास सेकंड चैप्टर है, मतलब कि 6th चैप्टर जो है, दैट इज एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और फिर उस मतलब कि जो तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसी की एप्लीकेशन, ठीक है ना, कि एप्लीकेशन का कहाँ कहाँ काम में आएगा। फिर उसके बाद 7th चैप्टर आएगा जिसके अंदर लोग पढ़ोगे इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन। देन उसके बाद 8th एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन काम कहाँ कहाँ आएगा। देन फाइनली 9th डीई, डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है, तो ये तुम्हारे पास 5 चैप्टर हैं पूरी पूरी कैलकुलस में। और तुम्हारे सिलेबस के अंदर का 35 मार्क्स, 35 मार्क्स की आती है पूरी पूरी कैलकुलस बोर्ड एग्जाम के अंदर। सही है, तो 35 मार्क्स की अकेली कैलकुलस ही कैलकुलस आती है। तो इतनी सी बात हम लोगों को समझ में आ गई होगी, मतलब कि पहले हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, फिर उसकी एप्लीकेशन, फिर उसके बाद लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें तुम्हारे को हर एक चीज, हर एक चैप्टर के अंदर, तुम मान लो फर्स्ट चैप्टर हटा दो, 5th वाला जहां पे तुम लोग डिफरेंशिएशन करना सीखोगे, और 7th चैप्टर हटा दो जहां पे तुम लोग इंटीग्रेशन करना सीखोगे। बाकी सारे के सारे चैप्टर में, एओडी के अंदर भी, एओआई के अंदर भी और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सारे के सारे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, मतलब वो जो तुम्हारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि असलियत में कैलकुलस काम का आएगी। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे जानोगे कि कैलकुलस का इस्तेमाल कहाँ है। तो हम मैंने तुम्हें थोड़ी बहुत बातें बताई हैं, वो सब इनके अंदर आएंगी। ठीक है, तो सर्कल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर की होता है, वो तुम लोग पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर। सही है, अभी जैसे हम लोग एरिया अंडर द कर्व भी कहते हैं, एरिया अंडर द कर्व बेसिकली चैप्टर को अलग दूसरे फॉर्म में कहते हैं। सही है, तो चैप्टर समझ में आ गए कौन कौन चैप्टर अपने कैलकुलस के हैं। और उसके बाद अब आओ अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजी पे, मतलब कि 5th चैप्टर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। सही है ना, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखना जरा, बहुत बेसिक से लेकर चलो, बहुत बेसिक से। 11th क्लास के अंदर तुम्हारी कैलकुलस स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि बेसिकली तुम लोग कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हो। एक रूल होता है छोटा सा, जिसे हम लोग कहते हैं एलसीडी रूल। एलसीडी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी,
एंड देन डिफरेंशिएशन। मतलब कि हमारे पास मैथमेटिक्स कहती है ये कुछ इस तरीके चलता है, मतलब कि बर्थडे वाला हिसाब मान सकते हो, बर्थडे वाला हिसाब। जैसे तुम लोग समझ सकते हो कि हाँ, अगर किसी बंदे ने, ये मान लो 1 साल का जब बच्चा था, सही ना, जब तुम लोग 1 साल के थे, ये जब तुम लोग 5 साल के हुए, ये जब तुम लोग 10 साल के हुए, तो अगर किसी इंसान ने अपना 10वां बर्थडे बनाया है, इनकी पहले फुल फॉर्म देख लो। इट इज लिमिट्स, लिमिट्स, इट इज कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी एंड इट इज डिफरेंशिएशन। यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी बात देखिए, सही है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब जरा देखना ध्यान से, बहुत बेसिक सी बात। एलसीडी रूल क्या कहता है? अगर किसी बच्चे ने अपना 10वां बर्थडे बनाया, 10th बर्थडे अगर उसने बनाया है, तो ये 100% श्योर होगा कि उस बच्चे ने अपना 5th बर्थडे भी बनाया होगा और फर्स्ट बर्थडे भी बनाया होगा। सही है, सिंपल बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर किसी बच्चे ने अपना 10वें साल का बर्थडे बनाया है, तो उसने 5th बर्थडे बनाया होगा और फर्स्ट बर्थडे भी बनाया होगा। मैथमेटिक्स के अंदर क्या कहेगा एलसीडी रूल, कि अगर कोई भी फंक्शन, बच्चा क्या है यहाँ पर, फंक्शन है, कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब कि तुम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, देन इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड इट इज ऑलवेज, मतलब कि उसकी हमेशा लिमिट्स सेटिस्फाई होंगी, उसकी लिमिट हमेशा 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 सेटिस्फाई करेंगी, किसी भी पॉइंट पे ले जाओ उसको को। सही है ना? और अगर किसी बच्चे ने तुमसे कह दिया, मतलब कि किसी बच्चे ने कह दिया कि हाँ मैंने अपना 5th बर्थडे बनाया है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने अपना फर्स्ट बर्थडे बनाया होगा, मतलब कि वो 1 साल का तो हो ही चुका होगा। मतलब कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी लिमिट्स सेटिस्फाई करेंगी ही करेंगी, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि वो अपना 10th बर्थडे बनाएगा या नहीं बनाएगा। मतलब कि अगर किसी बच्चे ने अपना 5वें साल का बर्थडे बनाया, तो ये श्योरिटी कभी नहीं होती कि उसका 10वें बर्थडे भी बनेगा नहीं बनेगा। बन भी सकता है, जिंदा रहा तो बन जाएगा, वरना तो नहीं बनेगा। सही है? तो मतलब कि कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, तो ये पक्का होएगा कि उसकी लिमिट्स सेटिस्फाई करेंगी, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। सही है, सिंपल सा सामने समझ में आया एलसीडी रूल का। तो ये होता था एलसीडी रूल, लेकिन अपने को एलसीडी रूल नहीं पढ़ना, या फिर तुम लोग को अगर सिंपली कहूं मैं, तो लिमिट्स 11th क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो, लिमिट्स का कोई काम नहीं है। लेकिन कॉन्टिन्यूटी हम लोग जब ही चेक कर सकते हैं जब उसकी लिमिट्स सेटिस्फाई होंगी, तो इसका मतलब तुम्हारे को कुछ प्री रिक्वायर्ड नॉलेज भी चाहिए लिमिट्स की। ठीक है, लेकिन दिक्कत आना, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा देख लेना वो। जरा देखो अब कुछ आते हैं अपने काम की बात पे। मतलब कि अगर कोई भी फंक्शन है, अब हम उस फंक्शन को चेक कैसे कर सकते हैं कि वो उसकी लिमिट्स सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, या फिर वो कॉन्टिन्यूअस है नहीं है, या फिर वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। दो तरीके हैं। एक तरीका, सबसे जो बेहतरीन तरीका, सबसे बेस्ट तरीका, इट इज ग्राफिकल वे। मतलब कि मैथमेटिक्स के अंदर हर एक क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं, या तो चले जाओ ग्राफ से या चले जाओ थ्योरी पोर्शन से। मतलब कि ग्राफिकली लगाओ क्वेश्चन और तुरंत तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हारे को ग्राफ्स बहुत अच्छे से आते हैं तो तुम लोग विद इन अ सेकेंड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट दूसरा तरीका जो एनसीईआरटी मानती है, मतलब कि जो तुम लोग बोर्ड में लिख कर आओगे, वो होता है तुम्हारा थ्योरी वाला तरीका, जो तुम लोगों को सिखाया जाता है सिंपल थ्योरेटिकल पोर्शन। लेकिन ग्राफ से चीजें बहुत आसान हो जाती है, मतलब कि बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाती है मैथमेटिक्स ग्राफ से। तो कोशिश करना ग्राफ को अच्छे से पकड़ में रख सको, ठीक है? लेकिन हम लोग करेंगे दोनों वे से, ग्राफिकल भी जाएंगे और सिंपल भी जाएंगे। सही है ना? तो दो तरीके हैं, या तो चले जाओ ग्राफ से या चले जाओ थ्योरी पोर्शन से। ठीक है, अब देखना ग्राफ से कितना सिंपल चीज है, कितना सिंपल है, आसान है समझाना ग्राफ से। देखना जरा, हमारे पास एक फंक्शन है ये हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ है इस तरीके से, और एक फंक्शन है हमारे पास कुछ इस तरीके का ये, और एक फंक्शन है हमारे पास कुछ इस तरीके का ये। देख रहे हो इन फंक्शन में अंतर क्या क्या है? सबसे पहला फंक्शन जो है फर्स्ट वाला, वो शुरू हुआ कुछ ऊपर तक गया, लेकिन फिर वो बीच में ब्रेक हो गया। ठीक है ना? और ब्रेक होके फिर वो स्टार्ट कहां से हुआ, नीचे से दोबारा स्टार्ट हुआ और फिर आगे चल दिया। ठीक है, लेकिन फिर वहीं पर सेकंड फंक्शन, उसने बिहेवियर सेम शो करा, मतलब कि शुरू हुआ ऊपर तक गया बट वो नीचे आया, ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है ना? और फिर उसके बाद कंटिन्यूटी में दोबारा से आगे चल दिया। और थर्ड फंक्शन ने भी वही बिहेवियर शो करा, ऊपर गया, धीरे से ऐसे कर्व करके नीचे आया और फिर ऊपर चला गया। इसका मतलब हुआ क्या, सेकंड और थर्ड में केवल अंतर किसका है, कर्व के बेंड होने का, मतलब कि कौन सा कर्व कितनी शार्पली बेंड हो रहा है। और फर्स्ट और सेकंड में अंतर किसका है कि हमारे पास कर्व की ट्रेजेक्टरी सेम है बट वही कर्व ब्रेक हो रहा है। तो यहां पर
देखना, देखने में क्या क्या मिला, मतलब कि जो फर्स्ट वाला कर्व है उसके अंदर लिमिट्स सेटिस्फाई हो जाएंगी, ये एल रूल को फॉलो कर लेगा, मतलब कि इसके लिमिट्स सेटिस्फाई हो जाएंगी। बट इस ग्राफ के अंदर गैप है, गैप की वजह से ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, लगातार। यहाँ पर जो ग्राफ है वो बीच में ब्रेक हो गया, स्टार्ट हुआ, रुका, फिर उसके बाद वहीं भी ब्रेक हुआ, फिर नीचे से दोबारा स्टार्ट हो गया, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस तो है बट यहाँ पर सॉरी लिमिट्स तो सेटिस्फाई करनी है, हर एक पॉइंट पर लिमिट्स सेटिस्फाई करेंगी, बट ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ नहीं है, तो इसने कॉन्टिन्यूटी को फॉलो नहीं करा। और अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है फिर तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। सिंपल सी बात क्या है कि अगर तुमने फिफ्थ बर्थडे बनाया ही नहीं, एक बच्चे ने पहले साल का बर्थडे बनाया, फिफ्थ बर्थडे बनाया ही नहीं, तो क्या वो 10th बर्थडे बना सकता है? मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो फिफ्थ से पहले ही टाटा बाय बाय हो गया। सही है ना? तो अगर कोई ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब ही नहीं है, वो डिफरेंशिएशन उसका हो ही नहीं सकता। सही है? तो ये तो तुम्हारे पास फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस रहा, सिंपल दिख रहे तुमको, स्टार्ट हुई, चली, स्टार्ट हुई, ऊपर नीचे हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन कॉन्टिन्यूअस ये पूरे टाइम रहा, तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसा है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है, इसकी लिमिट्स सेटिस्फाई होंगी होंगी 110% है, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने फिफ्थ बर्थडे बनाया है तो वो फर्स्ट बर्थडे बना चुका होगा, मतलब कि उसकी लिमिट्स भी सेटिस्फाई हो चुकी होंगी। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है, इसमें अभी डाउट है, ये हम लोग नहीं कह सकते। अब डिफरेंशिएबल कैसे चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी ग्राफ के नेचर पे डिपेंड करती है कि वो ग्राफ कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है या नहीं चल रहा है, ब्रेक क्यों नहीं हो रहा। एंड डिफरेंशिएबिलिटी ग्राफ के बेंडिंग नेचर पे डिपेंड करती है, मतलब कि कोई ग्राफ कितनी तेजी में शार्प टर्न ले रहा है, मतलब कि अगर किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी ग्राफ के अंदर इस तरीके के ये शार्प टर्न हो, देख रहे हैं शार्प टर्न, जैसे सेकंड ग्राफ के अंदर है ये शार्प टर्न जो है, ये शार्प टर्न डिफरेंशिएबिलिटी का मौजूद नहीं है, मतलब कि उतार चढ़ाव बहुत भयंकर तरीके सारे जिंदगी के अंदर वो मौजूद नहीं है। तो मतलब कि अगर कोई ग्राफ स्मूथली एकदम परफेक्टली चल रहा है देन वो डिफरेंशिएबल होगा। बट अगर उसके अंदर कुछ इस तरीके के शार्प टर्न्स आते हैं, कोई भी ग्राफ शार्पली टर्न हो रहा है, देन वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। सही है? सिंपल सा फंडा समझा, मतलब कि लास्ट वाला जो है ग्राफ अपना, उसकी लिमिट्स भी सेटिस्फाई करेंगी, वो कॉन्टिन्यूअस भी होएगा एंड वो डिफरेंशिएबल भी होगा। सही है? सिंपल सा फंडा समझ में आया। और वहीं पर ही सेकंड वाला ग्राफ पता चलेगा तुम लोगों को, सेकंड वाला ग्राफ जो है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि इसके अंदर क्या है, शार्प टर्न है, ठीक है ना। और एलसीडी रूल बिल्कुल ध्यान में रखना, लिख लो, या फिर जितना तुम लोगों को समझ में आया फटाफट से लिख लो अपनी लैंग्वेज के अंदर, और एक ग्राफ राफ ड्रॉ कर लेना, ठीक है। सिंपल सा एलसीडी रूल है कि अपने को केवल आगे जाना है, आगे जाके पीछे का प्रिडिक्शन हम लोग कर सकते हैं, बर्थडे वाली कहानी लिख लेना, और जो कुछ तुमको समझ में आ रहा है प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। तो अब आगे देखना है जरा, बेसिक सी बात है कुछ और। अब आते हैं हम लोग लिमिट्स पे, सही है ना, या फिर लिमिट्स के जरिए आते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूटी, मतलब कि बेसिकली हम लोग अब लिमिट्स को छोड़ देंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करना स्टार्ट करेंगे। सही है ना? अगर ध्यान से देखना, इस फंक्शन के अंदर लिमिट्स सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो लिमिट सेटिस्फाई कराने का मतलब क्या होता है, मतलब कि हमारे को किसी भी चीज की एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, मतलब कि हम लोग उस तक बस पहुंचे हैं। जैसे कि तुम लोगों ने सुना होगा बचपन के अंदर 11th क्लास के अंदर, 11th क्लास का बेसिक है कि x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो, मतलब कि जो x है उसकी वैल्यू जस्ट नियरली जीरो होने वाली है, बट परफेक्टली जीरो नहीं हुई है, मतलब कि कुछ जीरो के बिल्कुल पास है, दैट इज जीरो, मतलब जीरो के बिल्कुल पास है, मतलब कि 0.00000001। सही है ना? मतलब कि उसकी वैल्यू जस्ट जीरो होने वाली है बट परफेक्टली जीरो नहीं हुई है, सो इसे कहते हैं हम लोग लिमिट्स। ठीक है ना? आप देखना लिमिट्स की जरूरत क्या पड़ती है कॉन्टिन्यूटी चेक करने के अंदर, ठीक है ना, वो बढ़िया है कि वो जानने लायक है। देखना जरा लिमिट्स की जरूरत क्या पड़ी, हमारे पास एक ग्राफ था, सही है ना, इस ग्राफ के अंदर हुआ क्या, स्टार्टिंग में फंक्शन चला यहां तक, फिर उसके बाद रुक गया, ठीक है ना, और फिर उसके बाद यहां से शुरू हुआ दोबारा से इस तरीके से, ये सही है ना, ये हमारे पास फंक्शन की ट्रेजेक्टरी थी, ठीक है ना। मान लो ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था ए, अब तुम लोगों को ए पॉइंट पर चेक करना है, सही है ना, यू शुड हैव टू चेक दैट वाइदर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए। ग्राफ से दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है ना, ग्राफ से पता चल जाता तुरंत देखते के साथ ही कि ये फंक्शन कैसा आने वाला है, डिसकंटिन्यूअस ही आने वाला है। बट अपने को थ्योरेटिकली लिमिट्स के कंसेप्ट से चेक करना होता है कि ये ग्राफ
कहां पर डिसकंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। अब जरा देखना जरा कि कैसे हम लोग पता लगाएंगे। हमारे को x इक्वल्स टू ए पे चेक करना है। अब ये ए पॉइंट था, तुम्हारे को ग्राफ में दिख रहा है कि हाँ ए पॉइंट पे क्या है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन पता कैसे लगाओगे? पता लगाओगे इसकी वैल्यूज से। मतलब कि ए पॉइंट पे तुम्हारे को दो अलग अलग वैल्यूज देखने को मिलेंगी। मतलब कि इस ए पॉइंट पे मान लो ये हमारे पास y पे यहाँ पर हमने बनाया, और y पे ये वैल्यू हमारे पास c, सही है ना, ये वैल्यू क्या है हमारे पास c, और हमने इसको स्ट्रेच करा y से, और ये वैल्यू हमारे पास b। ठीक है, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज है। अब तुमने देखा कि ए पे, जैसे तुम लोगों ने ए पे देखा, तो ये दो दो वैल्यूज दे रहा है, दो दो वैल्यूज जैसे देने का। यहाँ पर जो है ना ये होलो सर्कल है, होलो सर्कल मतलब कि यहाँ पर वैल्यू इंक्लूड नहीं है। ए पे ये जो ग्राफ है वो वैल्यू शो करेगा सी वाली, बी वाली शो नहीं करेगा। ये सब तुम लोगों को बेसिक सी बात है तो पता होगी कि यहाँ दो डॉट होती है। एक होती है हमारे पास फील्ड कुछ इस तरीके की, जब भी ऐसा हम लोग फील्ड गोला बनाते हैं, और एक बनाते हैं हम लोग ऐसे होलो सर्कल। ठीक है ना, तो इस होलो सर्कल का मतलब होता है नॉट इंक्लूड। ठीक है ना, ये सब बात अगर तुम लोगों को नहीं पता तो देखते रहना, नॉट इंक्लूड, कि इस चीज को इंक्लूड ना करो। और ये जो हमारे पास फील्ड सर्कल है इसका मतलब होता है इंक्लूडेड, कि ये पॉइंट तुमको इंक्लूड करना ही करना है। मतलब कि ए जो है, ए पे इस फंक्शन ने कौन सी वैल्यू अटेंड करी? सी वाली, सही है ना, बी वाली नहीं करी, क्योंकि बी पे क्या है, होलो सर्कल है। होलो सर्कल मतलब कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़कर सी वाली पकड़ो। ठीक है ना, तो ए पे ये सी है। अब देखना जरा हम ध्यान से कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है। हम लोग क्या करेंगे, दिमाग का प्रयोग करेंगे थोड़ा सा, और हम लोग क्या चेक करेंगे कि ए से थोड़ा सा पीछे, ए से थोड़ा सा पीछे और ए से थोड़ी सी आगे, जस्ट थोड़ी सी आगे, हम लोग देखेंगे क्या इस ग्राफ की वैल्यूज चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब कि ए से जस्ट थोड़ा सा पीछे और जस्ट थोड़ा सा आगे हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। और इस थोड़े से को हम लोग कहते हैं एच, सही है। इस थोड़े से को मैथमेटिक्स में किससे नोट करते हैं हम लोग? एच से। मतलब कि हम लोग ए से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, कितना पीछे जाएंगे? एच टाइम्स पीछे जाएंगे, दैट मीन्स ए माइनस एच। और ए से थोड़ा सा आगे जाएंगे, दैट मीन्स ए प्लस एच। और ये थोड़ा सा एच से हमने डिनोट कर दिया। अब इस एच की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? बिल्कुल थोड़ी सी वैल्यू, मतलब कि जस्ट नियरली इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, सिंपल कि ये जो एच है ये क्या होएगा, लगभग लगभग जीरो के बराबर होएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इत्तू सा है, बिल्कुल इत्तू सा, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, तो एच टेंड्स टू कितना जाने वाला है यहाँ पर? जीरो, कि हम लोग बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे और थोड़ा सा पीछे जाएंगे, और वहां पर हम लोग देख लेंगे कि क्या हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर चेंज हो रही है तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है भैया, दिक्कत है कि ये जो ग्राफ है ये टूटा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है। एंड अगर चेंज नहीं होती है तो पता चल जाएगा कि हाँ ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल सीधे 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 चल रहा है बिना टूटे हुए। सही है, पढ़ना समझ में आया? कॉन्टिन्यूटी चेक करने का। और हम लोग इसी चीज को निकाल लेंगे लिमिट से, सही है ना, यहीं पर ही काम आएगा लिमिट्स का। मतलब कि हम लोग लिमिट से ए से थोड़ा आगे जाएंगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू, x की वैल्यूज है ना, दिस इज x एक्सिस, ये तो सब लोग को पता होगा, ये x एक्सिस, और ये है तुम्हारे पास y एक्सिस। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, बस कितना आगे जाएंगे? a से थोड़ा सा आगे। शो करने का तरीका x टेंड्स टू a पॉजिटिव, सही है ना, दिस a पॉजिटिव डिनोट्स कि हम लोग x से बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा आगे गए। ठीक है, और ये पीछे वाला क्या शो करेगा? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, सही है ना, हम लोग a से जस्ट थोड़ा सा पीछे गए, और a कितनी पीछे गए? h टाइम्स पीछे गए। और अगर तुम लोग h टाइम्स पीछे जाओगे तो h कितना है? h टेंड्स टू जीरो। ठीक है ना, कितना पीछे गए? h टाइम्स पीछे गए, और h कितना है हमारे पास? टेंड्स टू जीरो, इट इज a माइनस h। सही है ना, और ये भी कैसे जाएगा फिर? ये भी इसी तरीके से जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पर क्या जाएगा? a प्लस एच। ठीक है ना, हम लोग कहाँ गए? a से इत्तू सा आगे गए। ठीक है, पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ रहा है कि लिमिट्स हम लोग किस तरीके से लगानी है, कॉन्टिन्यूटी किस तरीके से चेक करनी है। ठीक है, अब जरा खुद दिमाग लगाना, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब उसकी दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी। मतलब कि थोड़ा सा पीछे वाली ए पॉजिटिव, सॉरी ए नेगेटिव वाली और ए पॉजिटिव वाली, दोनों की दोनों क्या होंगी? बराबर होगी। मतलब कि थोड़ा सा पीछे गए, थोड़ा सा आगे गए,
दोनों की दोनों क्या होंगी, बराबर। जब हम लोग क्या कह देंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन श्योरिटी के लिए कि हम लोग श्योर कर लें कि कॉन्टिन्यूअस है, हम लोग वैल्यू ए पर भी निकाल लेते हैं। मतलब कि ए पे कितनी वैल्यू है, ए से थोड़ी सी आगे कितनी वैल्यू है, और ए से थोड़ी सी पीछे कितनी वैल्यू है। मतलब कि अपने को क्या निकालनी है, तीन चीजें निकालनी है। इस ए पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए ए पे निकालेंगे, ए से थोड़ा सा आगे, ए से थोड़ा सा पीछे। और अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर आ जाती हैं तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी को चेक करने का सिंपल सा फिनोमिना। ठीक है भाई, चिपका लो, नोट कर लो। चलो भाई देखो अब जरा, ये सब बातें तुम लोगों ने नोट कर ली होंगी। तो अब देखना जरा फर्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का। ठीक है ना, जाएंगे दोनों वे से, ठीक है ना, ग्राफिकली भी और सिंपली लॉजिक वाइज भी। जैसे है ना हमारा पास पूरा थ्योरी क्वेश्चन, मतलब कि ए के प्लस में निकालो, ए के माइनस में निकालो, फिर ए पे निकालो, एंड देन उसके बाद चेक करके बताओ कि यहाँ कॉन्टिन्यूअस है। इस तरीके से भी जाएंगे, और ग्राफिकली भी देखना एक सेकंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, और प्लीज जिनके ग्राफ स्ट्रॉन्ग नहीं है वो ग्राफ भी स्ट्रॉन्ग कर लेना अपने। अभी बताता हूँ तरीका क्या है ग्राफ का खेलने का। पहले जरा देखना बेसिक तुम लोग ग्राफ बनाओगे कैसे। हमारे पास अब फंक्शन है, हमारे पास ये रहा फंक्शन अपना बच्चा, ठीक है ना, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3। अब इसका बर्थडे चेक करना है, ठीक है ना, मतलब कि इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग चेक करेंगे लिमिट, और वो भी कहां पर, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है इन्होंने कि कॉन्टिन्यूटी चेक करो, और वो भी कहां पर, x इक्वल्स टू ए 1 पर। ठीक है ना, यहाँ पर जो a है, मतलब कि हमारे पास जो फंक्शन है, इस तरीके का फंक्शन था, यहाँ पर जो a है वो a क्या है, की बार a है हमारे पास 1। ठीक है ना, और ये हमारे पास फंक्शन है। अब इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जरा देखना ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास फंक्शन है y, एफ एक्स वाई के बराबर होता है, ठीक है ना, चाहे एफ एक्स लिखो चाहे वाई लिख लो, बात एक ही होती है। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+3। ठीक है, ये हमारे पास था फंक्शन। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ को देखते ही तुम लोग बता दोगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। ठीक है, अब देखना ग्राफ बनाने की बहुत अच्छी सी टेक्निक कि इस ग्राफ को तोड़ लो, मतलब कि इस ग्राफ को बहुत बेसिक बेसिक छोटे छोटे ग्राफ के अंदर बांट लो। जैसे सबसे पहले ग्राफ बनाओ y इज इक्वल्स टू x का, y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ, क्योंकि दिख रहा है तुम लोगों को y इज इक्वल्स टू 2x+3 है, तो y इज इक्वल्स टू x बेसिक ग्राफ है, तुम लोगों को मालूम है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, ये y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ, और फिर उसके बाद y इज इक्वल्स टू 2x। अब ये y इज इक्वल्स टू 2x के ग्राफ में क्या कोई फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा। ये ग्राफ बस थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, मतलब कि ये ग्राफ जैसे बिल्कुल सेंटर में से जा रहा था, y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में से आता है, पासिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है ना, और 2x का ग्राफ थोड़ा सा टिल्ट बनेगा, मतलब कि हमने उस टिल्ट को बस ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया हमने। ठीक है, और अब अपने को बनाना है y इज इक्वल्स टू 2x+3। अब नाउ फाइनल जो अपनी कहानी है, y इज इक्वल्स टू 2x+3, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, +3 हो गया, +3 मतलब कि ये ग्राफ 3 कदम ऊपर बढ़ गया। अगर 3 कदम ऊपर बढ़ गया मतलब कि पहले 0 से पास कर रहा था, अब ये 0 से पास नहीं कर रहा है, अब ये कहां से पास कर रहा है, 3 कदम ऊपर से, मतलब कि कुछ इस तरीके से यहां से। ठीक है ना, मतलब हमने क्या करा, इसी ग्राफ को उठाया और 3 कदम ऊपर धकेल दिया। सही है, तो सिंपल सी बात, इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू 2x+3 का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये गया तुम्हारे पास ग्राफ। अब क्या ये ग्राफ कहीं से टूट रहा है, दिख रहा तुमको टूटता हुआ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा कि ये ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, मतलब कि ये ग्राफ कैसा है, इट इज कॉन्टिन्यूअस, फुल्ली कॉन्टिन्यूअस है भाई। चेक करने की जरूरत भी नहीं है, चाहे x इक्वल्स टू 1 पे चेक करो, चाहे 2 पे, चाहे 3 पे, चाहे 4 पे, कहीं पर भी चेक कर लो, ग्राफ कहीं भी नहीं टूट रहा। सो ग्राफ बनते के साथ ही तुरंत आंसर आ जाता है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन तुम लोगों को बोर्ड के अंदर ग्राफ बना के नहीं आना, तुम लोगों को थ्योरी वाइज करना है। सही ना, देखना थ्योरी वाइज कैसे करते हैं, चेक करना है अपने को कहां पर, x इक्वल्स टू 1 पर। सही है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1 से थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे बिल्कुल। ठीक है, सो इट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 से थोड़ा सा पीछे, 1 के ऊपर क्या लगा देंगे, यहां पर माइनस साइन। तो ये माइनस साइन इसकी पावर नहीं है, ये दिखा रहा है कि 1 से हम लोग थोड़ा सा पीछे गए। किसके अंदर पीछे गए, अपने फंक्शन के अंदर पीछे गए, एफ एक्स के अंदर। सही है, x टेंड्स टू 1 के नेगेटिव में थोड़ा सा पीछे गए। ठीक है, फिर उसके बाद
थोड़ा सा मतलब कितना, जैसे हमने पहले देखा था पीछे की तरफ, थोड़ा मतलब कितना है, थोड़ा मतलब है कि बिल्कुल जस्ट पीछे, थोड़ा सा पीछे, कितना पीछे गए, एच, एच टाइम्स पीछे गए, ठीक है ना। नाउ हम लोग पीछे तो गए, लेकिन कितना पीछे गए, एच टाइम्स पीछे गए, मतलब कि एक्स माइनस एच, कि जितना भी था भाई उसमें से एच टाइम्स हम लोग क्या गए, पीछे गए। और वो भी एच कितना है, यहाँ पर जो एच की वैल्यू है वो कितनी है, लगभग लगभग जीरो के बराबर, ठीक है ना। ये कितना है, लगभग लगभग एच टेंड्स टू जीरो, सही है। सो हियर एच टेंड्स टू जीरो। अरे एक दिक्कत हो गई, हम लोग किसके पीछे गए हैं, वन के पीछे गए हैं, तो भाई साहब यहाँ पर तो आएगा वन, ठीक है ना। कितने पीछे गए हम लोग, वन, वन से एच टाइम्स पीछे गए, और अभी एच कितना है, एच टेंड्स टू जीरो, सही है। सिंपल चीज समझ में आई। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन इज दिस, फंक्शन है हमारे पास 2x+3, सही है ना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+3। अब यहाँ पर देखिए ना, जिनको फंक्शन को रीड करना नहीं आता है, यहाँ पर रीड करना सीखना जरा। एफ एक्स मतलब कि यहाँ पर जो एक्स है वो कौन सा एक्स है, वो ये वाला एक्स है, मतलब कि जहां जहां पर भी एक्स है दैट इज दिस, ये दोनों को रिलेटेड है, ठीक है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, 1 - h, मतलब कि x की जगह क्या आ चुका है, 1 - x। तो यहां पर अगर x की जगह आया है 1 - h, इस जगह पर x की जगह क्या आ गया, 1 - h, तो यहां पर भी x की जगह क्या आ जाएगा, 1 - h आ जाएगा, सही है। ये बेसिक सा फंडा होता है जो तुम लोग फंक्शन को रीड करना बचपन में सीख लेते हो, ठीक है। बस तुम्हारी उसके लिए बता दिया मैंने कि अगर किसी को ना आता हो तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, 1 - h। जितने भी x होते हैं वहां पर सब जगह क्या आ जाता, 1 - x आ जाता, 1 - h आ जाता, ठीक है। और +3, सिंपल। एंड हियर इज लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो, सही है ना। अब h कितना है, जीरो, रख दो h के लिए जीरो। अगर तुमने h के लिए जीरो रखी तो क्या आ जाएगा, 2, 1 - 0 +3, सिंपल। सॉल्व करोगे इसे तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो यहां से तुम लोगों ने सॉल्व करो, कितनी वैल्यू हो गई, यहां से वैल्यू निकल के आई 5, ठीक है, डन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, चेक, वन से थोड़ा सा आगे, सिंपल है। यहाँ पे भी तुमने क्या करा था, वन से ए से थोड़ा पीछे गए, ए से थोड़ा आगे गए, तो यहां पर भी ऐसी है। अब क्या चेक करोगे कि लिमिट वन से थोड़ा सा आगे, तो x टेंड्स टू 1 के प्लस में, सिंपल, 1 के प्लस में जाएंगे। एंड हियर इज एफ एक्स, किसके जाएंगे, फंक्शन के अंदर, ठीक है ना, फंक्शन के अंदर 1 से थोड़ा सा आगे, सिंपल। तो अगर 1 से तुम लोग आगे जा रहे हो, कितना आगे जाओगे भाई साहब, लिमिट तो होनी चाहिए ना, कितना आगे जाएंगे हम लोग, हम जाएंगे एच, एच टाइम्स आगे, तो 1 + h, सिंपल। अब ये जो h है वो कितना है, h है हमारे पास जीरो के लगभग लगभग बराबर, सो हेयर h टेंड्स टू जीरो, सिंपल। अब उसके बाद जहां जहां पर भी x है वहां पर क्या जाएगा, 1 + h आ जाना है। सो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एंड 2 टाइम्स x की जगह क्या डाल देंगे हम लोग, 1 + h +3, सही है। अब उसके बाद h के लिए क्या है, जीरो के बराबर है, रख दो जीरो, तो 2, 1 + 0 +3, सही है। तो यह जाएगा 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5, सिंपल। 1 से थोड़ा पीछे गए, 1 से थोड़ा आगे गए, वैल्यू कितनी हुई तुम लोगों को, 5, 5। तो क्या ये भी काम खत्म हो गया, नहीं, यहाँ पर अभी काम खत्म नहीं हुआ, एक चीज बाकी है। क्या बाकी है यहाँ पर, थोड़ा पीछे गए, थोड़ा आगे गए, लेकिन उस पर तो हमने चेक कराई नहीं, 1 पर भी चेक करना होता है, सही है ना। तो यहाँ पर बस एक लास्ट पोर्शन और आ जाता है, छोटा सा पोर्शन, बस फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है ना। लेकिन ये फॉर्मेलिटी कभी कभी बहुत काम में आती है, बताऊंगा कब काम में आती है, जब थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जब बहुत सही काम में आती है। तो हम क्या चेक करेंगे, 1 पर भी चेक करेंगे, तो 1 पर चेक करेंगे, मतलब कि जहां जहां पर भी x है वहां पर डाल देंगे हम लोग, 1 डाल देंगे। सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ 1 + 3, सो दैट इज इक्वल्स टू 5, देख रहे हो, मतलब कि 1 से थोड़ा पीछे, 1 से थोड़ा आगे, सबके सब वैल्यूज क्या है, बराबर। तो इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये है एक तरीका जो तुम लोग ग्राफिकली बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हो, और ये सेकंड वे जो तुम लोगों को बोर्ड में कर कर आना है, सही है।
बोर्ड्स में ये तरीका काम में आएगा, मतलब कि ये एकदम लंबा तरीका। लेकिन तुम लोग अगर ग्राफिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए ना, तो ये तरीका बहुत आसान लगता है, मतलब कि तुम लोगों के पास आंसर पहले से ही होगा मौजूद। ठीक है ना, बस ये फॉर्मेलिटी रह जाएगी करने। एक कंसेप्ट और होता है, मतलब कि तुम लोग सोच रहे हैं यहाँ पर कि हाँ यहाँ पर जो लास्ट में हमने x इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू निकाली है, वो निकालनी जरूरी है? जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम लोग उससे थोड़ा आगे गए थोड़ा पीछे गए, जब तुमको सेम वैल्यूज मिली तो दिस भी बता देगा कि हाँ उस पर तो भाई सेम ही वैल्यू मिलेगी। इतना दिमाग, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एंड राइट कॉन्टिन्यूअस का। मतलब कि कोई भी फंक्शन पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, या फिर एक पॉइंट के जस्ट आगे कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, और उस पॉइंट के पीछे भी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। मतलब कि जरा देखना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये फंक्शन यहां पर खत्म हो गया, ठीक है ना, मान लो ये फंक्शन यहां पर खत्म हो गया। अब अगर कोई बंदा इस पॉइंट पर चेक करना चाहे, मान लो ये पॉइंट है एल, ठीक है ना, ये पॉइंट क्या है एल। अब इस पॉइंट पर चेक करना चाहे वो बंदा कि हाँ ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है इस पॉइंट पर, तो क्या ये फंक्शन जब वो फंक्शन से थोड़ा आगे बढ़ेगा, मतलब कि एल प्लस निकालेगा, तो क्या उसको कोई भी वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई साहब फंक्शन ही आपका खत्म हो चुका है यहां तक। अगर तुम उससे थोड़ा आगे जाओगे तो आगे खाई है, आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना। और उससे पीछे गए, थोड़ा सा पीछे गए, तो वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि उससे पीछे वैल्यू मौजूद है, मतलब कि पीछे पीछे कॉन्टिन्यूस है। सो हम लोग इस पॉइंट पर कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू एल पर क्या है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है। समझ में आ रही है, x इक्वल टू एल पर क्या है, ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ये जब अपने आगे गया, राइट में गया, तो इसको कोई भी वैल्यू नहीं मिली, सो इट इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना। तो इसी वजह से हम लोगों को आगे पीछे और उस पॉइंट पर भी निकालना पड़ता है। अब जैसे देखो यहां पर, देखो यहां पर, ये मान लो ये फंक्शन यहीं पर ही एंड हो गया, जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर फंक्शन इनफाइनाइट तक गया है, ठीक है ना। ये जो लाइन है, एरो दिख रहा है, एरो, ये एरो शो करता है कि ये इनफाइनाइट तक गया है। लेकिन मैंने पीछे वाले को इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर इसको लिमिट कर दिया, मतलब कि ये जो फंक्शन है ना ये यहां पर खत्म हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट मान लो है आर, ठीक है ना, ये पॉइंट क्या है अपने पास, आर है, आर, ठीक है ना। अब इस आर पे मेरे को क्वांटिटी चेक करनी है, मैं आर से थोड़ा आगे जाऊंगा, मतलब कि आर प्लस निकालूंगा, तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी मेरे को क्या, आर प्लस, थोड़ी सी आगे जाने पर। लेकिन अगर मैं पीछे जाऊंगा तो पीछे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फंक्शन यहीं पर ही खत्म हो चुका है। सो आर माइनस पर मेरे को कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। सही है। अगर कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी तो फिर वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि हाँ यार पीछे गए कोई वैल्यू नहीं मिली, आगे गए वैल्यू मिल गई, तो कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, आर पे। आर पे भी वैल्यू मिल गई, और अगर आर और आर प्लस दोनों के दोनों इक्वल आ गए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो फंक्शन है ये इस पॉइंट पर राइट कॉन्टिन्यूस है। सही है ना, कैसा है, राइट, राइट मतलब कि इधर की तरफ, आगे की तरफ, राइट कॉन्टिन्यूस है, राइट कॉन्टिन्यूस। सही है, समझ में आया। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और कंटिन्यूटी पॉइंट देख लो, पॉइंट क्या है, पॉइंट है x इक्वल टू 0, 0 पे चेक करना है, ठीक है ना, कि ये 0 पे टूट रहा है या फिर नहीं टूट रहा, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। सही है, तो आपने कोई चेक करना है 0 पे। अब जरा ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने, 11th क्लास में पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिंपल पैराबोला होता है, ठीक है ना, ये गया सिंपल पैराबोला, ये गया ग्राफ। तो क्या कहीं पे टूट रहा है, ये नहीं टूट रहा, तो मतलब कि क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। ग्राफ देखते के साथ ही पता चल गया कि क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिंपल पैराबोला है। और जिन लोगों को नहीं पता कि ग्राफ कैसे बनाए, हम लोग ग्राफ के अंदर बड़े वीक हैं, तो तुम्हारे फोन के अंदर प्ले स्टोर पे जाओगे, एक एप्लीकेशन मिलेगी तुम लोगों को, डेस्मोस, DESMOS, डेस्मोस के नाम से। इसके अंदर तुम लोग कोई भी ग्राफ बना सकते हो, और वो भी कैसा भी ग्राफ, सही है ना, बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ तुम लोग बना सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सिंपल ग्राफ है जो तुम्हारे कोर्स में भी है, वरना और टफ टफ ग्राफ तुम लोग बना सकते हो। तो देखो ये रहा एक्स स्क्वायर, वाई इज टू एक्स स्क्वायर, कैसा ग्राफ बना इसका, पैराबोला, ठीक है ना। और वहीं पर तुम लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, मतलब कि अगर तुम लोगों ने इसके पहले माइनस लगा दिया, मतलब कि ये तो वाई इज टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, लेकिन अगर तुमने उसके पहले माइनस लगा दिया तो क्या होगा, ये रहा, ठीक है, मतलब कि जैसे ही माइनस लगाया ग्राफ क्या हो गया, पहले ऊपर था अब घूम गया, बिल्कुल नीचे हो गया। लेकिन माइनस हटाओ, ऊपर ही रखो, अगर तुमने इसके आगे +1 कर दिया तो क्या होगा, एक कदम ऊपर चढ़ गया, दिख रहा है ये पॉइंट, कहां गया वो, एक कदम ऊपर आ गया, ये रहा जस्ट एक कदम ऊपर। और अगर तुमने +1 की जगह +100 कर दिया, सपोज +1 की जगह तुमने क्या करा +100, तो क्या हो गया,
कहाँ गया ग्राफ? 100 कदम ऊपर, मतलब कि यहां से दिख रहा है ग्राफ। ग्राफ अब भी वही है, ग्राफ सेम है, लेकिन कहां से शुरू हो रहा है? वो 0 से शुरू नहीं हो रहा है, वो कहां से शुरू हो रहा है? 100 से स्टार्ट हो रहा है। सही है, सिंपल सा फंडा समझ में आ रहा है? तो जितनी वैल्यूज हम लोग प्लस करते हैं वो उतना ही ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, तो तुम लोग बहुत सारे ग्राफ इससे बना सकते हो, सीख सकते हो, मजा आता है बड़ा इस एप्लीकेशन को चलाने में। जैसे हम लोगों ने देखो अभी पहले एक्स ग्राफ बनाया था, y इक्वल्स टू एक्स ग्राफ दिख रहा है, ये रहा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब तुम लोग इसके अंदर ही अलग अलग ग्राफ बना के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर तुमने इससे पहले एक्स से पहले क्या लगा दिया? माइनस, तो ग्राफ क्या हुआ? चेंज हो गया। पहले ऐसे था, ये देख रहे हो, पहले ऐसे था, अब क्या हो गया? ऐसे हो गया। मतलब कि बस अपनी एक्सेस चेंज कर लेगा। लेकिन अगर तुमने वही वहीं पे क्या करा था हमने? 2 लगा दिया था। ठीक है ना, तो देख रहे हो 2 लगा दिया तो क्या हुआ? देख रहे हो, पहले ग्राफ सिंपल था, अब थोड़ा सा टिल्ट हो गया। सही है ना, थोड़ा टिल्ट हुआ। 2 की जगह लगा दिया 3 और टिल्ट हो गया। 3 की जगह 4 और टिल्ट हो गया। दिख रहा है? और अगर तुमने लगा दिया 40, बिल्कुल ही मिलने वाला है। 400 भाई साहब मिल ही चुका है, लेकिन पूरा पूरा नहीं मिला है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ग्राफ अपनी पोजीशन चेंज करता है। सही है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे तो ये y की तरफ घूमता जाएगा। देख रहे हो कितनी अच्छी बात है? इट इज अ ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट इज ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ ग्राफ। सही है ना, बहुत अच्छी अच्छी बात है ग्राफ के अंदर। अगर तुम लोग मैथमेटिक्स से ग्राफिकल क्वेश्चन मैथमेटिक्स से सॉल्व करोगे तो बहुत आसान पड़ते हैं। ठीक है, देखो 2 लगाया, फिर 2 को हटा के 3 लगाया, 4 लगाया, जितनी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे y की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर ही तुम लोग इन चीजों से डिवाइड करना स्टार्ट करो, डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। 2 से डिवाइड करा तो पहले ग्राफ कैसा था? y इक्वल्स टू एक्स का, सीधा था। अब उसके बाद जैसे ही हमने डिवाइड करा किसी भी चीज से, तो कहां घुस गया? वो x की तरफ चला गया। ठीक है ना, और बड़े नंबर से करो और x की तरफ झुक जाएगा वो। 4 से करो x की तरफ झुक जाएगा। 5 से करो और ज्यादा, 550 से कर दो और ज्यादा झुक गया वो x की तरफ। सही है, सो डिवाइड करते हैं तो जाता है x की तरफ, मल्टीप्लाई करते हैं तो जाता है y की तरफ। सही है, सिंपल बात समझ में आ गई? एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ ध्यान रखना, पैराबोला। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी ट्रिक भी है, तुम लोग याद भी रख सकते ट्रिक से। जब भी एक्स स्क्वायर ग्राफ आए इट इज ऑलवेज अ पैराबोला। लेकिन हम लोग अब कहां बनाए पैराबोला? एक्स की तरफ बनाए, वाई की तरफ बनाए, ऊपर बनाए, नीचे बनाए, कैसा बनाए? तो ऊपर नीचे का तो फंडा क्लियर है। ऊपर नीचे का तो फंडा माइनस साइन डिसाइड करता है। अगर प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे। ठीक है, लेकिन जिसकी पावर 1 है, ठीक है ना, जिसकी पावर 1 है उसके अलोंग ग्राफ बनता है। मतलब कि यहाँ पर पावर 1 किसकी है? y की, तो यहाँ पर किसके अलोंग ग्राफ बना? y एक्सिस के अलोंग। ठीक है ना, अगर वहीं पर ही तुम लोग पावर पलट दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बना दो। सही है, अब तुमने पावर 2 उधर लगा दी, अब पावर 1 किसकी है? x की, तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये x की तरफ दिख रहा है ग्राफ, x एक्सिस के अलोंग। और वहीं पर अगर तुम लोग माइनस लगा दोगे, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर था नीचे हो जाएगा। सो इट इज लाइक दिस, ये हो गया नीचे की तरफ। और अगर वहीं पर तुम लोग यहाँ पर माइनस लगा दोगे, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? ये भी उल्टा हो जाएगा इधर की तरफ। देख रहे हो, पहले इधर की तरफ था राइट हैंड साइड, नाउ इट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, बेसिक ग्राफ। तो ये तो तुमको देखो पता चल गया कि हाँ ये ग्राफ ऐसा बना दिया हम लोगों ने एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। लेकिन आप थ्योरी से कैसे करें? थ्योरी से करने के लिए सिंपल सी बात, x इक्वल टू 0 है, 0 पे अपने को चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले करेंगे 0 से थोड़ा सा पीछे। 0 से पीछे बोले तो x टेंड्स टू 0 के नेगेटिव में पीछे की तरफ है हम लोग थोड़ा सा। ठीक है ना, एंड इट इज f ऑफ x। सिंपल। अब कितना पीछे गए भाई साहब? h टाइम्स पीछे गए। ठीक है ना, h टाइम्स पीछे गए तो क्या लिख दोगे तुम लोग यहाँ पर? 0 माइनस h। सिंपल, 0 से h टाइम्स पीछे गया। अब h कितना है? h है तुम्हारे पास लगभग लगभग 0 के बराबर। ठीक है, अब x की जगह क्या रख दोगे यहाँ पर? x की जगह रख दोगे 0 माइनस h। सो हियर इज 0 माइनस h का होल स्क्वायर एंड लिमिट्स h टेंड्स टू 0। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। अब h के लिए क्या है? 0 है, लग दो 0। 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये तो निकल गई पीछे वाली वैल्यू, अब निकालो आगे वाली वैल्यू। लिमिट h टेंड्स टू, सॉरी x टेंड्स टू 0 के प्लस में। अब देख रहे हो, तुम लोगों को पता है ऑलरेडी कि अगर तुम लोगों ने एक निकाल ली, मतलब कि LHL 0 है, ऐसे कहते हैं हम लोग LHL।
लेफ्ट हैंड लिमिट, ये भी ध्यान रखना, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसे कहते हैं हम लोग RHL, RHL राइट हैंड लिमिट। अब जब तुम्हें पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों वैल्यूज बराबर आनी है, LHL भी, RHL भी, और उस पॉइंट की वैल्यू भी, तीनों वैल्यूज बराबर आनी है। तो अगर LHL 0 आई है तो RHL क्या आएगी, 0, और उस पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है ना, ग्राफ बनाने का फायदा होता है बड़ा कि तुम लोगों को पहले से ही आंसर पता होगा। ठीक है, सो हियर इज fx, सिंपल, जल्दी करते हैं अब। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, आगे गए, कितना आगे गए, 0 से h कदम आगे गए, और h भी कितना है, लगभग लगभग 0 के बराबर, नेग्लिजिबल। ठीक है, सो कितना आ जाएगा, 0 प्लस h का होल स्क्वायर, जहां जहां पर भी x होता है वहां पर रख देते हैं हम लोग 0 प्लस h रख देते हैं। सही है, तो हियर इज 0 प्लस h का होल स्क्वायर एंड लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब रख दो 0 वैल्यू, 0 प्लस 0 एंड हियर इज 0, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 0। ठीक है, अब लास्ट क्या रह गया, ये ना भूल जाना पेपर के अंदर, f ऑफ 0, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, जहां जहां पर भी x है वहां पर क्या जाएगा, 0, तो 0 का स्क्वायर करो जब भी 0, देख रहे हो तीनों वैल्यूज बराबर हैं। सो तुम लोग कह सकते हो कि f ऑफ 0 के माइनस में निकाल के देखा हमने, और 0 पे निकाल कर देखा हमने, और 0 के प्लस में भी निकाल कर देखा हमने, लेकिन हमको तीनों का आंसर क्या मिला, बराबर, और वो भी कितना, 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस प्रूफ इट इज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन प्रूफ नहीं करना था, इसमें चेक करना था। हाँ जी, तो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना, अब ग्राफ से भी पता चल गया 1 सेकंड के अंदर, और इतनी बड़ी राम कहानी करके भी पता चल गया। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस, सिंपल। सही है, चलें, बस तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल।